ओम शांति। कल हमने आत्मा के बारे में देखा कि जो हमारे शरीर में मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस कार्यरत हैं, उनकी 3 क्रियात्मक शक्तियां हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व। मन जो है वो कोई भौतिक या सूक्ष्म तत्व नहीं है, लेकिन ये मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस की एक क्रियात्मक शक्ति है। ये पारभौतिक चेतना की जो संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है और कल्पना करने की शक्ति है, उसका जब समन्वय करेंगे तो हमारा माइंड बन जाता है। और ये चेतना के पास कई तार्किक शक्तियां भी हैं, जैसे कि परख शक्ति है, विश्लेषण करने की शक्ति है, इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है। ये शक्तियों का जो समूह है, जिसको हम कॉग्निटिव पावर्स कह सकते हैं, वो शक्तियों का समूह ही वास्तव में बुद्धि है। और हम चेतना ये मन की शक्तियों के द्वारा, बुद्धि की शक्तियों के द्वारा, और हमारे पास जो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में है, उसके माध्यम से जो कुछ भी कर्म करते हैं, उसका रिजोल्यूशन हमारी चेतना के ऊपर होता है। हम मन में जो भी संकल्प करते हैं या हमारी इंद्रियों के द्वारा कुछ एक्टिविटी करते हैं, देखने का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं, तो जो भी देखते हैं या सुनते हैं उसका भी रिजोल्यूशन हमारे चेतना के ऊपर होता है। और ये जो रिजोल्यूशन है वो रिकॉर्ड हो जाता है, और हमारी चेतना के ऊपर जैसे जैसे हम विश्व नाटक में पार्ट बजाते जाते हैं तो एक रिकॉर्ड तैयार होता है, और ये रिकॉर्ड ही हमारा उपलब्ध व्यक्तित्व है, हमारी एक्वायर्ड पर्सनालिटी है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये आत्मा का जो मन, बुद्धि और संस्कार की जो कल हमने डेफिनेशन दी, तो ये रिजोल्यूशन जो हमारी चेतना के ऊपर होता है वो शुरू में एक स्मृति के रूप में होता है। मान लीजिए कि हमने कोई चीज पहली बार देखी, तो उसका रिजोल्यूशन हमारी चेतना के ऊपर होगा और रिकॉर्ड भी हो जाएगा, लेकिन उसका स्वरूप जो होगा वो स्मृति का होगा। लेकिन जब कोई सीन को हम बार बार देखते हैं और कोई चीज हम बार बार रिपीट करते हैं, तो वो जो इम्प्रेशन है वो गहरी इम्प्रेशन हो जाएगी। और जैसे ही वो गहरी इम्प्रेशन हो जाते हैं तो उसका जो स्मृति का स्वरूप है वो संस्कार का स्वरूप हो जाएगा, वो संस्कार में बदल जाएगा। और फर्दर फिर उसी का रिपीटेशन होता है, एक ही प्रकार के कर्मों का और एक ही प्रकार के क्रिया का, तो फिर वो संस्कार स्वभाव में बदल जाता है। और आगे फिर फर्दर रिपीटेशन यदि होता है, मान लीजिए एक बार क्रोध किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, तो इस प्रकार से जब रिपीटेशन होता रहता है तो वो स्वभाव फिर आदत में बदल जाता है। और इसी तरह से हमारे व्यक्तित्व में जो हम कहते हैं कि भी उसका स्वभाव ऐसा है, उसके संस्कार ऐसे हैं, उसकी आदतें ऐसी हैं, तो उसका आधार हम वो क्रिया को कितनी बार रिपीट करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। और ये जो रिकॉर्ड तैयार होता है, उस रिकॉर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसी के आधार पर हमारे जो पर्सनालिटी ट्रेड्स बनते हैं, जैसे कि हमारी दृष्टि है, हमारी वृत्ति है, हमारे अभिगम हैं, ये जो बनते हैं वो इस रिकॉर्ड के आधार पर बनते हैं। और यहाँ पर मनोविज्ञान भी कहता है कि करीब 80% जो ये रिकॉर्ड हैं अब वो नेगेटिव हो चुका है। ज़्यादातर सभी के रिकॉर्ड्स नेगेटिव हो चुके हैं। कुछ 10, 15, 20% पॉजिटिविटी हैं वो अभी रही हैं। बाकी हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो व्यक्तित्व हैं और व्यक्तित्व के अलग जो पहलू हैं, वो सब नकारात्मक हो चुके हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करें कि ये व्यक्तित्व क्या है, आत्मा का व्यक्तित्व क्या है। तो ये चैतन्य शक्ति जो आत्मा
उसकी दो प्रकार की पर्सनालिटी है, एक है इनेट पर्सनालिटी और दूसरी है एक्वायर्ड पर्सनालिटी, मूलभूत व्यक्तित्व और उपलब्ध व्यक्तित्व। तो आत्मा जब इस विश्व नाटक में पार्ट प्ले करने के लिए आती है, मतलब उसकी शुरुआत जब होती है, तो उसकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, ओरिजिनलिटी है, या तो जिसको हम यहाँ पर इनेट क्वालिटीज कहेंगे, उसी का मैनिफेस्टेशन होता है। और ये जो इनेट पर्सनालिटी के जो एस्पेक्ट हैं, वो 7 एस्पेक्ट हैं। उसमें सबसे पहली है प्योरिटी, पीस, ब्लिस, हैप्पीनेस, लव, पावर एंड नॉलेज, जिसको हम पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति और ज्ञान कह सकते हैं। ये आत्मा की ओरिजिनलिटी है। अब उसकी प्रूफ क्या है? तो ये सीधी सी बात है कि किसी भी आदमी को हम पूछें कि ये जो 7 बातें हैं वो उसको पसंद है या ना। कई मान लीजिए किसी को हम पूछते हैं कि आपको शांति पसंद है या अशांति पसंद है, अच्छा क्या लगता है, तो सभी कहेंगे कि मुझे शांति चाहिए या मुझे शांति पसंद है। पवित्रता या स्वच्छता हमेशा हमको अच्छी लगती है, अशुद्धि, अपवित्रता हमको अच्छी नहीं लगती है। आदमी को दुख अच्छा नहीं लगता है, हमेशा सुख ही अच्छा लगता है, सुख में फिल्म अच्छा आता है। कोई प्यार करे तो अच्छा लगता है, कोई तिरस्कार करे तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमको शांति क्यों चाहिए? हमको शांति, पवित्रता क्यों पसंद है? हम सुख और आनंद को अच्छा क्यों लगता है? कोई प्रेम करे तो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि ये आत्मा की ओरिजिनलिटी है, यही है उसकी प्रूफ है। कोई अशक्त रहना नहीं चाहता है। थोड़ी सी भी अशक्ति हो जाती है, शारीरिक अशक्ति की भी हो जाती है, तो हम इमीडिएटली कुछ करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, टॉनिक कुछ लेना शुरू कर देते हैं, दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अशक्त रहना नहीं चाहते हैं। और इसी तरह से ज्ञान, तो ये आत्मा की 7 मूलभूत क्वालिटी है, जिसको इनेट क्वालिटीज हम कहते हैं, उसको इनेट पर्सनालिटी कहते हैं। और दूसरी जो है वो है एक्वायर्ड पर्सनालिटी, उपलब्ध किया हुआ व्यक्तित्व। तो जैसे जैसे आत्मा फिर अपना पार्ट बजाती जाती है, जन्म बाय जन्म, अनेक जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है आत्मा का इस विश्व नाटक में। तो जैसे जैसे वो जन्म बाय जन्म पार्ट बजाती जाती हैं, तो उसका वो जो रिकॉर्ड की बात जो बताई, जो आत्मा की क्षमता है, तो वो रिकॉर्ड फिर बिल्टअप होता जाता है। यदि ये वो जो रिकॉर्ड पॉजिटिव है तो हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक होगा, यदि वो रिकॉर्ड नेगेटिव है तो हमारा व्यक्तित्व नेगेटिव होगा। तो विश्व नाटक में हमारा जो जनरली पार्ट, शुरुआत का जो पार्ट होता है, काफ़ी अच्छा पार्ट होता है, रिकॉर्ड्स भी पॉजिटिव सकारात्मक ही होते हैं, इसीलिए हमारा व्यक्तित्व भी बिल्कुल सकारात्मक है। इसलिए हम कई बार जो देवी देवताओं की जो सृष्टि थी, ऐसा मानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भारतवर्ष वो देवी देवताओं का देश है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन हमारे भारतवर्ष में गाया हुआ है। और इन 33 करोड़ जो देवी देवता थे वो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो और सुख शांति और समृद्धि में पूर्ण शांति थी, समृद्धि थी उनके समय में। और फिर बाद में वही देवी देवता महामार्ग में गए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। और वो देहभान में आए, विश्व विकारों के वशीभूत हुए, और विश्व विकारों के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार के कर्म किए, और उसकी वजह से ये विकर्म का प्रभाव भी उनकी चेतना के ऊपर हुआ, और तब से जाकर के उनके नेगेटिव रिकॉर्ड्स की शुरुआत हुई। तो जैसे जैसे ये आगे जन्म लेते गए, तो ये जो नेगेटिविटी है पर्सनालिटी की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और ये जो एक्वायर्ड पर्सनालिटी के जो यहाँ पर एस्पेक्ट बताए हैं, आगे भी मैंने बताया कि मेमोरी के रूप में, रिजॉल्व के रूप में, माना स्मृति है, संस्कार हैं, स्वभाव हैं, आदत हैं, अभिगम हैं, वृत्ति हैं, आउटलुक हैं, हमारे कोई, हमने कोई टैलेंट, स्किल डेवलप की या टैलेंट डेवलप की या किसी का अभ्यास किया, तो स्टडी भी जो करते हैं वो भी उस हमारी चेतना के ऊपर उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है।
तो ये सभी हमारी जो एक्वायर्ड पर्सनालिटी के पहलू हैं। और मैंने जो पहले बताया, इस तरह से ये एक्वायर्ड पर्सनालिटी जो हमारी है वो 80% जितनी नेगेटिव हो चुकी हैं। इसलिए उसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना मैं समझता हूँ कि इसको हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इट इज़ अ कॉल ऑफ द टाइम, इट इज़ अ नीड ऑफ द डे। तो आइए, ये हमारी जो पर्सनालिटी जो नेगेटिव हुई उसका मैकेनिक्स क्या है, किस तरह से हमारा डिजनरेशन हुआ। हम जब यहाँ पर गोल्डन एज एंड सिल्वर एज थी, देवी देवताओं की दुनिया थी, तो अब तो हमारी पर्सनालिटी बहुत ही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है, हमारे में डिविनिटी थी। और ये जो हमारे इनेट क्वालिटी, हमारे जो नेचुरल संस्कार है, ओरिजिनलिटी है, वो प्रत्यक्ष रूप में थी। वहाँ पर पवित्रता भी थी, शांति भी थी, सुख था, आनंद था, सब कुछ था। तो हमने कैसे गंवा दिया? तो मैंने जैसे बताया कि ये देवी देवता हैं जो वाम मार्ग में जाने का उल्लेख हमारे शास्त्रों में जो किया है। वाम मार्ग में जाने का मतलब ही होता है कि हम आत्मिक स्मृति को गंवा देते हैं और विस्मृति में आ जाते हैं और देवभान में आ जाते हैं। और जैसे ही हम देवभान में आते हैं तो ये जो 5 विकार हैं, वो 5 विकारों की उत्पत्ति देवभान से ही होती है। तो एक दूसरे को हम फिर देह की दृष्टि से देखते हैं, और जो देह की दृष्टि से देखने से फिर वो जो जेंडर डिफरेंस है वो डेवलप होता है। और उसकी वजह से शुरुआत तो काम विकार से होती है। अब जब काम विकार का मतलब संतुष्ट नहीं होता है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि वो संतुष्ट होता है तो उससे फिर लोभ उत्पन्न होता है। तो एक में से दूसरा, दूसरे में तो तीसरा। तो इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हाँ, ये इन 5 विकारों से हम ग्रसित हो जाते हैं। और उनके प्रभाव में फिर हमारी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी हम धीरे धीरे गंवा देते हैं। तो उसका 1-to-1 जो रिलेशन है वो भी यहाँ पर इस चार्ट में बताया है कि व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ डिजनरेशन ऑफ द ह्यूमन सोल या ह्यूमन माइंड। तो सबसे पहले ये जो काम विकार ने हमारी प्योरिटी को खंडित कर दिया और हमारी आत्मा धीरे धीरे इम्प्योर बनती गई। जो गुस्सा जो है, एंगर, तो एंगर ने हमारी शांति को छीन लिया। आप देखिए, जब हम बहुत ही गुस्सा करते हैं तब हमारी शांति छीन जाती है। अशांति का अनुभव ये गुस्से की स्थिति के अंदर सबसे ज्यादा होता है। फिर ग्रीड, लोभ जो है, उससे हमारा जो कंटेंटमेंट है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि सुख और आनंद ये कोई अवस्था नहीं है, लेकिन ये अनुभूति का विषय है। सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो वो अनुभूति संतुष्टि में समाई हुई है। जब हम कोई किसी बात से तृप्त हो जाते हैं, हम जब तृप्ति की अनुभूति करते हैं तब अपने आप सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन ये लोभ जो है वो हमको कभी संतुष्ट होने ही नहीं देता है, वो तृप्ति का अनुभव नहीं करने देगा। तो जब तक हम तृप्ति की अनुभूति नहीं करते हैं तब तक हम सुख आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। तो लोभ ने क्या किया? हमारे हमारे सुख को, हमारे आनंद को, आंतरिक सुख, आंतरिक आनंद को खत्म कर दिया। और उसके सामने अनहैप्पीनेस, वरी, मिजरी, हाँ, सेल्फिशनेस, ये सब आ गया। उसके बाद ये जो अटैचमेंट है, मोह, वो मोह ने क्या किया? हमको पार्शियल बना दिया। किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के या वस्तु के प्रति यदि मोह है तो हम इतने अटैच हो जाती हैं तो फिर हम दूसरों को रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। तो ये मोह ने क्या किया कि जो लव, एम्पथी, मर्सी, सिंपथी, जो एक ब्रदरहुड की भावना थी, उनको इस मोह ने खत्म कर दिया। और उसके बजाय हम क्या हो गए? पार्शियल हो गए और दूसरों को, हाँ, नकारने लगे, रिजेक्ट करने लगे। उनके प्रति घृणा का भाव भी उत्पन्न हुआ। किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति घृणा, ये काम जो किया वो ये मोह ने किया है। तो मोह और प्रेम, ये दो शब्द जो हैं वो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग है। तो कई इसमें जो डिफरेंस है उसको जो डिस्टिंग्विश करना वो इस ज्ञान के माध्यम से हम कर सकते हैं। किसको मोह, कई बार हम होता है मोह लेकिन मान लेते हैं प्रेम। लेकिन इस मोह को अच्छी तरह से हमको पहचानना चाहिए, इसी से हमारी दुर्गति हुई है। और लास्ट में जो अहंकार है,
भले उसको लास्ट में रखा गया है, लेकिन ये सबसे बड़ा दुश्मन है मानव जात का। अहंकार एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी हमेशा फियर में रहता है। वो फियर ऑफ, जिसको हम कहेंगे रिजेक्शन, हाँ, फियर ऑफ फेलियर, ये उसको डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए उसका जो पावर जो है, इगोइस्टिक आदमी होगा, उसका उसकी पावर जो है, शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। तो वो पावरलेस हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है और भयभीत रहता है। ईगो वाला आदमी हमेशा भयभीत रहेगा। तो ये 5 दुश्मनों ने सबसे पहले तो हमारी जो इनेट पर्सनालिटी है, हमारा जो ओरिजिनल व्यक्तित्व है, उसके ऊपर घात किया। और वो ओरिजिनल पर्सनालिटी हमारी दब गई, सप्रेस हो गई। और ये हमारी जो एक्वायर्ड पर्सनालिटी है, वो एक्वायर्ड पर्सनालिटी धीरे धीरे हमारी नेगेटिव होती गई। क्योंकि इन्हीं विषय विकारों के प्रभाव में हम इतने सारे विकर्म, गलत कर्म करने लगे। और उन गलत कर्मों का, हाँ, गलत विचारों का, गलत कर्मों का, गलत निर्णयों का असर हमारी जो एक्वायर्ड पर्सनालिटी है उसके ऊपर हुआ। तो इसकी वजह से इनेट जो पर्सनालिटी हमारी थी वो मर्ज हो गई, और ये जो एक्वायर्ड पर्सनालिटी है वो नेगेटिव हो गई। तो आइए अभी हम समझते हैं कि ये जो किस तरह से होता है, जिसको हम डायनेमिक्स ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पर 4 पॉइंट बताए गए हैं: माइंड, इंटेलेक्ट, बॉडी एंड दी सबकॉन्शियस माइंड। तो मन के अंदर जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, वो सभी संकल्प निर्णय में नहीं बदलते हैं। बहुत सारे विचार हमारे मन में पैदा होते हैं, और उसमें से कुछ विचार ऐसे हैं जो निर्णय में बदलते हैं। देखो, काफी कुछ करने का हम निर्णय करते हैं, लेकिन हर निर्णय कर्म में बदलते नहीं है। तो कई निर्णय तो करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन फिर हम कर नहीं पाते हैं। तो कुछ निर्णय जो हैं वही कर्म में परिवर्तित होते हैं। बाकी कई निर्णय ऐसे होते हैं जो निर्णय के स्तर पर छूट जाते हैं। और फिर वो कर्म हम करते हैं जब, तो ये तीनों जो करते हैं, हम संकल्प करते हैं उसकी इफेक्ट भी चेतना के ऊपर होती है, हम निर्णय करते हैं उसकी इफेक्ट भी चेतना के ऊपर होती है, और जो कर्म करते हैं उसकी भी इफेक्ट चेतना के ऊपर होती है, जिसको हमने रिजोल्यूशन शब्द प्रयोग किया। संकल्प का भी रिजोल्यूशन होता है, निर्णय का भी रिजोल्यूशन होता है, और कर्म का भी रिजोल्यूशन होता है। और ये जो रिजोल्यूशन सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होता है, इसलिए सभी स्थानों से एक एक एरो वहां पर लिया हुआ है कि कोई संकल्प हुआ तो सीधा ही इसकी इफेक्ट हमारी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर या हमारी चेतना के ऊपर होता है। फिर बाद में कई संकल्प जो होते हैं वो निर्णय में बदलते हैं, तो वहां से एक एरो इंटेलेक्ट की ओर ले गए हैं। और फिर कई निर्णय जो होते हैं कि जो कर्म में बदलते नहीं हैं, तो फिर उसकी इफेक्ट भी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होती है, तो वो एक एरो वहां पर भी बताया है। और कई निर्णय ऐसे भी होते हैं कि जो कर्म में बदलते हैं, और फिर बाद में वो जो कर्म करते हैं उसकी भी इफेक्ट सीधी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होती है। तो मेरा यहाँ पर आपको प्रश्न ये है कि ये 3 जो संकल्प, निर्णय और कर्म, तो उसमें सबसे ज्यादा इंप्रेशन, गहरी इंप्रेशन किसकी होगी? तो वो बट नेचुरल है, उत्तर तो वही होगा कि कर्म की इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि संकल्प किया, उसकी इफेक्ट तो हुई हुई। फिर वो संकल्प जो है वो निर्णय में बदला, और निर्णय की इफेक्ट भी सबकॉन्शियस पे हुई। फिर हमने उसका कर्म भी किया, तो उसकी इफेक्ट भी हुई। तो सबसे ज्यादा गहरी जो इफेक्ट होती है वो कर्म की होती है, और जिसको हम छिछरी बोल सकते हैं, वो इफेक्ट जो होती है वो संकल्प की होती है। तो लेकिन इस प्रकार से ये हमारे पूरा जो डायनेमिक्स जो चलता है कि किस तरह से एक रिकॉर्ड बिल्टअप होता है, ये इसमें बताया है। अच्छा, अभी मन में जो संकल्प पैदा होता है उसका आधार क्या है? कोई भी व्यक्ति होता है, कई प्रकार के विचार उसके मन में पैदा होते हैं, तो वो संकल्प किस प्रकार का है, तो कैसा संकल्प उसका होगा? सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, हाँ, तो वेस्टफुल थॉट होगा या समर्थ संकल्प होगा, कैसा संकल्प होगा, उसका आधार ये रिकॉर्ड के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं
कि संकल्प मन में जो पैदा होता है उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड का रिकॉर्ड बनता है, और जो रिकॉर्ड जैसा होता है ऐसा ही फिर संकल्प हमको पैदा होता है। तो ये पूरा एक साइकिल है कि सब द स्टेटस ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड वो डिसाइड करता है कि मन कैसा संकल्प करेगा और बुद्धि कैसा निर्णय करेगी और शरीर कैसा कर्म करेगा। वो हमारे संस्कारों के ऊपर आधारित है, माना रिकॉर्ड के ऊपर आधारित है। और रिकॉर्ड हमारा जो है वो किसके ऊपर आधारित है? तो फिर से हमारे कर्म के ऊपर, हमारे निर्णय के ऊपर, हमारे संकल्प के ऊपर आधारित है। तो वो एक दूसरे के ऊपर आधारित है, इसलिए साइकिल के रूप में यहाँ पर बताया है कि स्टेटस ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड्स द थॉट्स जनरेटेड इन योर माइंड। तो ये हमको पूरा ये डायनेमिक्स को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इसी डायनेमिक्स की वजह से हम हमारे पूरे संस्कारों को परिवर्तन करेंगे राजयोग के अभ्यास से। तो ये भी क्या होता है कि राजयोग के अभ्यास से और ये ज्ञान के परसेप्शन से हम प्रयास करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो नेगेटिव ही है, तो नेचुरल टेंडेंसी मन की जो है वह है कि नेगेटिव संकल्प हमारे मन में आएंगे। नेगेटिव संकल्प करने के लिए आज हमको कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, वो तो अपने आप ही आते हैं। ऐसे ही बैठे हैं तो नेगेटिव व्यर्थ संकल्प चलते ही रहते हैं। उसका कारण हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी जो एक्वायर्ड पर्सनालिटी है वो नेगेटिव है। अब उसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ज्ञान की जब समझ मिलती है हमको, तो हम अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से समर्थ संकल्प करते हैं। और जब समर्थ संकल्प करना शुरू करते हैं तो हमारे निर्णय भी कुछ बदलते हैं, और फिर उसका रिफ्लेक्शन हमारे कर्मों में भी होता है। तो थोड़ा सा जो नेगेटिव हमारी पर्सनालिटी है, तो उसमें एक पॉजिटिव, मान लीजिए कि हमारी पर्सनालिटी 99% नेगेटिव है, समझ लीजिए, और मैंने अपने पुरुषार्थ से और एक ज्ञान के आधार पर मैंने कोई सकारात्मक संकल्प किया, तो उसकी इंप्रेशन मेरे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होगी। तो क्या होगा कि जो 99% मेरी नेगेटिव पर्सनालिटी थी वो अब मेरी 98 हो जाएगी। अब 98% मेरी जो पर्सनालिटी नेगेटिव है, तो 1% की कमी आई, तो मेरी जो टेंडेंसी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए है उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई। तो फिर बाद में फिर मैं आगे पॉजिटिव संकल्प करता हूँ तो वो पर्सनालिटी 97 होगी, फिर टेंडेंसी सकारात्मक संकल्प के लिए बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल होता है। तो इस साइकिल को यदि हम चलाएंगे बार बार, हाँ, इस राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हम अपने आप को पॉजिटिव संकल्प देते जाएंगे, या तो हमारे निर्णय पॉजिटिव होते जाएंगे, हमारे कर्म शुद्ध और सत्कर्म होते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारी जो पर्सनालिटी में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो जिस डायनेमिक से हमारा डिजनरेशन हुआ है, उसी डायनेमिक से हम अपने को रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा जो डिजनरेशन एंड रीजनरेशन का जो साइकिल है, या तो उसकी जो थियरी है वो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की। तो राजयोग मेडिटेशन जो हम सीखने जा रहे हैं, वो राजयोग मेडिटेशन हमारी पूरे व्यक्तित्व को इस सिद्धांत के आधार पर सकारात्मक बना सकता है। तो मैंने वैसे तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द ह्यूमन माइंड मैंने बता दिया कि आज हमारी पर्सनालिटी इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि हमारे मन में इतने सारे व्यर्थ विचार आते हैं। और एक आम आदमी होता है, वो आम आदमी के मन के अंदर एक दिन में करीब 30 to 40,000 थॉट्स आर जनरेटेड। यदि वो टेंशन एंड एंग्जाइटी में है, या तो कुछ दूसरी कोई मेंटल एबनॉर्मलिटी से पीड़ित है, तो विचारों की संख्या करीब 50,000 तक पहुंच सकती है एक दिन में। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा तो हम क्या कर देते हैं दिन भर कि हमको इतने बड़ी संख्या में विचार करने की जरूरत है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एक्वायर्ड पर्सनालिटी। तो आइए हम आगे देखते हैं कि उसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। अब उसके पहले हमको, क्योंकि विचारों से ही हमको शुरुआत करनी है, तो पहले टाइप्स ऑफ थॉट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे मन के अंदर जो विचार पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं या करते हैं, तो उसको
पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, इस तरह से एक ब्रॉड ग्रुप में हम बांट सकते हैं। तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे, तो उसमें हम 3 प्रकार के थॉट्स सोच सकते हैं। वो है, एक है टॉक्सिक थॉट्स। टॉक्सिक थॉट का मतलब होता है कि जो विषय विकारों के वशीभूत होकर है, कामवश, क्रोधवश, मोहवश, अहंकारवश, स्वार्थवश, द्वेषवश, तो ये जो वशीभूत होकर के हम जो कोई विचार करते हैं, तो वो सभी विचार टॉक्सिक थॉट के लिस्ट में आता है। नेगेटिव थॉट्स का मतलब होता है कि थॉट्स रिलेटेड टू डिसएडवांटेज ऑफ वैल्यूज, इवेंट्स एंड लॉस। तो इस प्रकार के यदि विचार जिससे मुझे भी नुकसान होता है, स्वयं का भी नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है, तो उसको हम नेगेटिव थॉट्स कहेंगे। और तीसरे है विशफुल थॉट्स। ये विशफुल थॉट्स ऐसे हैं, उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है कि यदि हम करें भी तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, कोई फायदा नहीं है, उसको करने का ही फायदा नहीं है, क्योंकि वो विशफुल थॉट्स हमारे काम से कोई रिलेटेड होते ही नहीं है। कि जो हम कुछ, जो भी हमारी जिम्मेवारियां हम निभाते हैं, उससे यदि कोई रिलेटेड थॉट है तो काम के थॉट कहेंगे हम। लेकिन ये थॉट्स जो होते हैं, दैट आर नॉट रिलेटेड टू एनी नेसेसरी और द प्रोडक्टिव वर्क, such thoughts may not release toxic chemicals yet waste time and energy। हमारी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं, हमारा समय भी उसमें काफी बर्बाद हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के जो विचार हैं, वो 3 प्रकार के विचारों ने तो हमारी पर्सनालिटी को नेगेटिव बनाया है। तो इन 3 प्रकार के विचारों से हमको मुक्त होना है और हमारे मन को इन विचारों से समृद्ध बनाना है। उसमें है नेसेसरी थॉट्स, तो जो जरूरी है, पॉजिटिव थॉट्स, जो सकारात्मक विचार हम कह सकते हैं, राइट थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स एंड द न्यूट्रल थॉट्स। फिर न्यूट्रल थॉट्स ऐसे हैं कि जो नेसेसरी, जो हमको जरूरत है, खाने के टाइम पे खाने का विचार आया, सोने के टाइम पे सोने का विचार आया, तो ये सब थॉट्स हमारी दिनचर्या के लिए जो जरूरी है उसको कहेंगे। तो इस प्रकार से विचारों से जब हमारा मन संपन्न हो जाता है, उसमें खास करके एलिवेटेड थॉट्स जो हैं, वो ज्ञान से हम जब उजागर हो जाते हैं, तो इस प्रकार के एलिवेटेड थॉट्स हम जनरेट कर सकते हैं। और ऐसे थॉट्स जब हम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो पर्सनालिटी है, उसके ट्रेट्स पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता जाता है। अभी ये जो मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि ये जो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस है, जिसको मनोविज्ञान ने तो माइंड शब्द उसके लिए प्रयोग किया है, उसके 4 स्तर बताए हैं, 4 लेवल्स। तो ये जो मन और बुद्धि है, वो मन बुद्धि तो शक्तियां हैं, वो हमने आगे देखा। ये सेट ऑफ कॉमन पावर्स ऑफ द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस इज माइंड, एंड सेट ऑफ कॉग्निटिव पावर्स ऑफ द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस इज इंटेलेक्ट। मन और बुद्धि, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारी आत्मा की टोटल शक्तियों का एक समूह हो जाएगा। तो मनोविज्ञान ने उसको कॉन्शियस माइंड शब्द प्रयोग किया। कॉन्शियस माइंड, व्हेन यू कंबाइन माइंड एंड पावर्स ऑफ इंटेलेक्ट, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड हो जाता है। और तीसरी जो हमने देखा कि जो रिकॉर्ड तैयार होता है, वो रिकॉर्ड हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। उसके लिए शब्द प्रयोग किया, सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो कॉन्शियस माइंड है, वो रिकॉर्डिंग का काम करता है, इट इज अ टूल फॉर रिकॉर्डिंग। लेकिन जो रिकॉर्ड तैयार होता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और इसकी वजह से उसको जो आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है, और इसीलिए वो 10% बताया गया है। लेकिन कई जन्मों का रिकॉर्ड हमारी चेतना के ऊपर है, और ये रिकॉर्ड इतना बड़ा है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड जो रिकॉर्ड के रूप में है, उसको 90% बताया गया है। आइए अभी ये फर्दर जो डिवीजन उन्होंने किया है, तो उन्होंने देखा कि ये जो रिकॉर्ड है, तो उसमें इजीली रिट्राइवेबल माना, जिसको हम पुनः स्मृति में ला सकते हैं। ऐसे जो रिकॉर्ड हैं, वो सिर्फ यही जन्म के हैं। हमने इस शरीर को धारण किया, तो इस जन्म के अंदर हमने जो कुछ भी किया है, तो उसका जो रिकॉर्ड है, उसमें से काफी कुछ चीज ऐसी हैं, काफी कुछ हम रिकॉल कर सकते हैं। देखो, बचपन की बातों को भी हम
याद कर सकते हैं, उसको स्मृति में ला सकते हैं। तो इन्होंने डिवीजन किया, और जो पिछले जन्मों की जो बातें हैं उसको हम रिकॉल नहीं कर सकते हैं, इतनी आसानी से रिकॉल नहीं किया जा सकता है। तो जो रिकॉलेबल हैं, जो रिकॉर्ड्स, उसको उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड शब्द ही फिर रखा, सबकॉन्शियस माइंड कहा। और जो पिछले जन्मों का जो रिकॉर्ड है, जिसको हम इतनी सहज रीति से रिकॉल नहीं कर सकते हैं, उसको उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड बोला। तो ये जो 90% सबकॉन्शियस माइंड है, उसके 3 डिवीजन किए। एक है सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड, और तीसरा है सुप्रा कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड 40% बताया है, और ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में है रिकॉर्ड, उसको 49% बताया है। और एक है सुप्रा कॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसको 1% बताया है। देखो, ये जो रिकॉर्ड हमारे जो हैं कॉन्शियस माइंड के, अनकॉन्शियस माइंड के या सबकॉन्शियस माइंड के, वो रिकॉर्ड सब सेंसरी परसेप्शन के आधार पर हैं, क्योंकि हमने हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी किया उसका वो रिकॉर्ड है। और कई हमारी अनुभूतियां ऐसी हैं, कई हमारे परसेप्शन ऐसे हैं जिसको हम एक्स्ट्रा सेंसरी कह सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हमारे हैं, जिसको हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति भी कह सकते हैं, या तो कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें हमारा न शरीर इन्वॉल्व है या ना हमारी इंद्रियां इन्वॉल्व है, ऐसे जो हमारे एक्सपीरियंस के लिए जो जिम्मेवार एरिया है, वो जिम्मेवार एरिया है सुप्रा कॉन्शियस माइंड। तो हमारे इस प्रकार के जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हैं, उसका जो रिकॉर्ड है वो हमारी एक सुप्रा कॉन्शियस जो माइंड है उसके ऊपर है। या तो वो करने के लिए, इस प्रकार की अनुभूति करने के लिए आपको अपने सुपर कॉन्शियस या सुप्रा कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा और वहां तक पहुंचना पड़ेगा। देखो, ये लेवल तक पहुंचा जा सकता है, आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड तो हम काफी कुछ रिकॉल कर सकते हैं, उससे उसके साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं और काफी कुछ हम स्मृति में ला सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड के रिकॉर्ड को भी हम टच कर सकते हैं प्रोग्रेसिव हिप्नोटिक रिग्रेशन के माध्यम से। ये बिल्कुल एक साइंटिफिक टेक्निक है, जिस टेक्निक के माध्यम से आदमी को डीपली हिप्नोटाइज किया जा सकता है और उसको पिछले जन्मों में ले जाते हैं, और वो फिर अपने पिछले जन्मों का वर्णन करना शुरू करता है। ये टेक्निक भी बहुत साइंटिफिक है, बहुत पावरफुल है। और तो इस टेक्निक से आप अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर परमात्मा ने जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया है, वो राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने सुप्रा कॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं, और हम इस प्रकार से एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हम जिसको कहेंगे, तो वो हम अनुभूतियां बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन तो सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करता है, अनकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करता है, और सुप्रा कॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करता है। तो हमारी पूरी जो पर्सनालिटी है, टोटल पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करना है। जो हमने हमारे में डिविनिटी थी, उन डिविनिटी को रिगेन यदि करना है, तो हमें अपने इस सुप्रा कॉन्शियस माइंड जो तक इस राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि 4 प्रकार के मन हैं। कॉन्शियस माइंड, जिसका मैंने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन किया, मैं अभी उसका विस्तार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लग सकता है। तो एक अनकॉन्शियस माइंड की जो शक्तियाँ हैं और सुप्रा कॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पावर्स ऑफ माइंड, तो उसमें कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड 2 प्रकार के मेनली हमने डिवीजन किया। तो जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, उसका कुछ कॉमन पावर्स है। उसमें जो सेंसेशन एंड मूवमेंट, ये 2 जो पावर्स हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड के पास भी हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड के पास भी हैं। और जो कॉन्शियस माइंड के जो पावर हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्शियस माइंड है ही माइंड और इंटेलेक्ट का कॉम्बिनेशन। इसीलिए देखो, ये थिंकिंग, हाँ, जो थिंकिंग है, जो हम करते हैं, वो हमारे मन का विषय है। तो थिंकिंग है, डिस्क्रिमिनेशन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है,
तो ये सब जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से लेना देना है उसको, वही हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ यहाँ पर लिस्ट आउट की है। और हमारा जो आईक्यू है, जिसको हम इंटेलिजेंट क्वोशंट कहते हैं, हाँ, बुद्धिमत्ता का आंक, तो उसको उसको हमारी एक कॉन्शियस माइंड से लेना देना है। आइए कुछ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बता देते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो एबिलिटीज हैं, उसके जो पावर्स हैं, वो ये रिफ्लेक्सेस हैं, टेलीपैथी हैं, कॉन्शियस है, मेमोरी है। ये मेमोरी को तो बिल्कुल सबकॉन्शियस से लेना देना है। और सबकॉन्शियस माइंड ये वो इमोशनल है, तो हमारी जितनी इमोशनल एक्सचेंजेस जो होते हैं, तो वो इमोशन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लेना देना है। इसलिए इमोशन क्वोशंट, जो इमोशनल क्वोशंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लेना देना है। ट्रेजर ऑफ नॉलेज, जो कुछ भी हम स्किल डेवलप करते हैं, टैलेंट डेवलप करते हैं, पढ़ते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो वो भी तो एक रिकॉर्ड के रूप में ही फिर हमारी चेतना पे रहता है। तो ये विषय भी सबकॉन्शियस माइंड का ही है, सबकॉन्शियस माइंड का ये पावर है। और उस नॉलेज के आधार से विजडम होगा, प्लानिंग होगी, तो नॉलेज के आधार पर प्लानिंग होगी। तो ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड के कुछ पावर्स यहाँ पर लिस्ट आउट किए हैं। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, मेंटल क्लॉक है, मेंटल कैलेंडर है। ये सब की विस्तृत चर्चा भी हो सकती है। आप को यदि इंटरेस्ट हो तो फिर हम उसके डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आगे जो जितने भी पावर्स बताए हैं, काफ़ी कुछ हैं, वो एक इनर हीलर भी हैं। तो आप यदि उसको एक्टिवेट करते हैं तो आपके काफ़ी कुछ डिसीज के ऊपर भी काफ़ी सकारात्मक असर उसकी होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड ही डिसीज को प्रोड्यूस करता है, और सबकॉन्शियस माइंड ही उसको हील भी कर सकता है। तो ये हीलिंग पावर जो है वो भी सबकॉन्शियस माइंड का ही पावर है। दूसरे शब्दों में, जितनी भी क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी सबकॉन्शियस माइंड के पास है। इसको जितना हम पॉजिटिव बनाएंगे और एक्टिवेट करेंगे उसको, इतना हमारा जीवन में हम सफल होंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी पूरा जो थोड़ा डिस्कस किया तो उसको सार रूप में कंक्लूड करना चाहें तो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली क्या है वो इसमें बता दिया है। तो कॉन्शियस माइंड 10% है, सबकॉन्शियस माइंड 90% है। कॉन्शियस माइंड बॉस है, वो सर्वेंट है, उसके पास वो जिन की तरह है, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के पास बिल्कुल लॉजिक नहीं है, उसकी अपनी बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन शक्तियां इतनी सारी हैं, इसलिए हम उसको ऑटोमोबाइल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। गाड़ी में गाड़ी होती है, कितना पेट्रोल है तो पूरा कितनी शक्ति उसमें होती है, लेकिन जब तक उसके ऊपर ड्राइवर बैठता नहीं है तो ऑटोमोबाइल किसी काम की नहीं है। तो इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा शक्ति है, इसलिए कॉन्शियस माइंड बॉस है, ड्राइवर है, और सबकॉन्शियस माइंड वो सर्वेंट है, जिनकी तरह है। यूज लॉजिक, उसके पास लॉजिक, कोई कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं है, वो इमोशनल है। यहाँ पर फिल्टर हैं क्योंकि हम हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन पावर है, हाँ, विश्लेषण करने का भी पावर है। तो यहाँ पर फिल्टर है, वहाँ पर वो शक्तियाँ सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं है, तो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती हैं। वन इज एनालिटिकल, अनदर इज क्रिएटिव, क्योंकि ट्रेजर ऑफ नॉलेज जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है, तो उसके पास बहुत ही क्रिएटिविटी है, और ये विश्लेषणात्मक होता है, एनालिटिकल होता है, ये एग्जीक्यूट करता है, वो प्लान करता है, थिंक बिफोर एक्शन, और वर्क फास्टर ऑन नेगेटिव कमांड्स। क्योंकि अभी हमारी एक्वायर्ड पर्सनालिटी नेगेटिव है, इसीलिए यह कहना पड़ता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नेगेटिव कमांड्स के ऊपर ही ज़्यादा काम करता है। फिर अंडरस्टैंड जॉब, लेकिन उसके पास तो लॉजिक नहीं है, इसलिए जॉब को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। सेटिंग गोल वो कॉन्शियस माइंड का कर, लेकिन अचीविंग गोल वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है। क्योंकि गोल सेट करना, निर्णय करना कि मुझे ये करना है या ये मुझे बनना है, वो कॉन्शियस माइंड का काम है। लेकिन गोल अचीव करने के लिए जो पुरुषार्थ हमको करना चाहिए, जो एक्शन प्लान बनाना और उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए ये सबकॉन्शियस माइंड आपका कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज इतना काफ़ी है, कल फिर हम इस विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। Thank you very much for the passionate listening.
ओम शांति। ओम शांति।